क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, है ना। जिसमें हमने क्या देखा था, एक बार मैं रिकैप करा देती हूँ। जिसमें हमने देखा कि पहले जो मेटल के डी और बाइटल थे 5, उनकी एनर्जी सेम थी, बट द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द लिगेंड्स उनका जो डीजेनरेसी थी, डीजेनरेसी मतलब सेम एनर्जी, जो उनकी डीजेनरेसी थी वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। 3 ऐसे और बाइटल होते हैं DXY, DYZ और DZX, जो लिगेंड्स के थ्रू मतलब लिगेंड से कम रिपल्शन फेस करते हैं। और दूसरे जो 2 होते हैं EG वाले, DX2-Y2 और DZ2 वाले, वो ज्यादा रिपल्शन फेस करते हैं बिकॉज वो अलोंग द एक्सिस होते हैं। और हमारे लिगेंड भी ऑक्टाहेड्रल में कहाँ पे आ रहे होते हैं बेटा, अलोंग द एक्सिस आ रहे होते हैं, तो उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है और T2G वालों की कम होती है। ठीक है जी। तो जितनी एनर्जी डिक्रीज होती है T2G की, उतनी ही क्या होती है, ज्यादा होती है EG की, वेरी सेंटर से। ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। टाइम पे आते हो भाई, थोड़ा जल्दी आया करो। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो डिफरेंस है वो कितना था, गुड इवनिंग, डेल्टा O था, है ना, विच इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑल्सो वी हैव सीन हाउ टू फाइंड आउट द CFSC। तो हमने D1 से लेकर D10 में CFSC निकाला था, और हमने ये देखा था जो D10 वाले होंगे और जो D5 हाई स्पिन वाले होंगे उसमें क्या होगा, CFSC 0 आएगी। जहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड होती है वहां पे पेयरिंग नहीं होती, बिकॉज वहां पे पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है डेल्टा O से, मतलब पेयरिंग कराने के लिए तुम्हें ज्यादा खर्चा देना पड़ेगा। जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, वहां पे जो डेल्टा O है वो ग्रेटर देन होता है पेयरिंग एनर्जी से। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। बोलो, आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम, करिए। यस मैम। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम टेट्राहेड्रल और स्क्वायर पेयर कॉम्प्लेक्सेस में देखेंगे स्प्लिटिंग। ठीक है। उसके अलावा हम फैक्टर्स देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो CFSC को इफेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ कलर भी देखेंगे। याद करो BBT ने हमें कलर के बारे में कुछ नहीं बताया था, बट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें कलर के बारे में बताती है, तो वो डिस्कस करेंगे। और यस, नो डाउट वी विल डू PYQs एज वेल। ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे जो पंजाब वाले बच्चे हैं उसके तुम्हारे पेपर में ये वाला चैप्टर भी आ रहा होगा ना, कोऑर्डिनेशन स्कूल में? यस मैम, आ रहा है। ठीक, ओके ओके। तो ये चैप्टर आप लोगों का हो जाएगा इस वीक। फिर आप लोगों का स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्टार्ट करूंगी। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कोई चैप्टर नहीं है अलग से, बट इट विल हेल्प यू इन अपकमिंग चैप्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक। तो वो 4 दिन का ही है, उसको करवाऊंगी मैं, लेकिन अभी फिलहाल हम कोऑर्डिनेशन पे फोकस करते हैं। ठीक है बच्चों। सो मैंने कुछ CFT के क्वेश्चंस तुम लोगों को करवा रही थी, जो ये रह गए थे फिर से करो। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हैं, जल्दी आओ। ये सारे JEE 2025 के हैं, और जो मैं तुम लोगों को मार्क करके दे रही हूँ क्वेश्चंस, वो आप जरूर करोगे। आई नो पेपर चल रहे हैं, कोई बात नहीं, स्कूल के एग्जाम्स पे फोकस करो, टाइम मिलेगा तब कर लेना। ये पंजाब वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी है आपसे ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इन वाले कॉम्प्लेक्स में से जिसकी हाईएस्ट CFSC होगी। तो सबकी CFSC निकालो। यहाँ पे कोबाल्ट +3 है, D6 होगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी, यानी कि T2G में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यस और नो? यस मैम। और EG खाली होगा, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 6 और इनटू -0.4 डेलो, तो ये हो जाएगा -2.4 डेलो। ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड लेना आपको। यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 कितना आ रहा है, 4 इंटू -0.4 प्लस 2 इंटू 0.6, कितना आ जाएगा ये, 0.4। ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता। ये Mn+2 D5 है, पेयरिंग नहीं होगी, हाई स्पिन बनेगा बिकॉज वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसका तो 0 ही आता है। और ये क्या है, D10 है, तो इसका भी CFSC 0 आता है। तो किसकी सबसे ज्यादा CFSC है भाई, बताओ भाई मैम? इसकी
T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है मैम? 6 और EG में कितने हैं? 0। तो ऐसे सवाल तुम्हें पेपर में देखने को मिलेंगे। क्लियर है? ये मैंने लास्ट टाइम भी करवाया था, बट लास्ट टाइम तुम थक गए थे बहुत सारा पढ़ के, इसलिए मैंने दोबारा ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाया है। ठीक है, पेपर डिस्कशन मैं फ्राइडे या सैटरडे को कराऊंगी, क्योंकि बहुत बच्चों का अच्छा भी हुआ है पेपर, तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं उसको क्वेश्चन को सॉल्व करवाने। ठीक है, फर्स्ट आई विल कंप्लीट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए। अच्छा, फिर भी अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है पेपर से रिलेटेड, तो आप अपने डाउट सोल्विंग ग्रुप में मुझे टैग करके पूछ सकते हो। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आपको क्या बोला है? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू ऑफ Mn प्लस, है ना? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू ऑफ Mn प्लस आयन formed among nickel Zn MnCu that has least enthalpy of atomization। अब तुम पहले तो ये पता लगाओ लीस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसकी है इसमें? जिंक भैया जी की है। Z10 मैम D10 की। देखो, अब यहां से क्वेश्चन कहां से आया? ये D&F ब्लॉक से आया है। और यहाँ पे अगर तुम लोग चुप बैठने आए हो ना, जितने बच्चे ज्वाइन किए, तो क्लास से बेझिझक जा सकते हो। अगर तुम सोचते हो बस क्लास में सिर्फ एक अटेंडेंस लगाने के लिए आ जाओगे और तुम लोग कुछ और पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। ऐसा करोगे तो तुम अपना भारी नुकसान कर रहे हो, क्योंकि यही इनऑर्गेनिक वाले चैप्टर है जहाँ पे तुम बहुत ज्यादा अपने नंबर बना सकते हो। क्योंकि ऑर्गेनिक, क्योंकि उसी को समझ में आएगी जिसने GOC कर रखी है। बात है सीधी स्पष्ट, मैं बहुत सीधी बात ही कर रही हूँ। उसी को ही आएगी समझ में जिसने GOC पढ़ा है, जिसको पता है रेजोनेंस क्या होता है, जिसको पता है इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। ये वाला देखो क्वेश्चन। फिर वो कह रहे हैं N क्या होगा? N इज इक्वल टू नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीसीज इनमें से। तो M तो पता चल गया, अब N कैसे पता चलेगा? पता लगाओ कितनी डायमैग्नेटिक है। यहाँ पे चेक करो, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे बेटा, पता करो। ये तो निकल +2 में है, D8 होगा, इसमें तो होंगे, हटा दो, होगा ना, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। तो sp3 होगा, तो अनपेयर्ड होंगे। अगर आपका वो होता है ना स्केयर प्लैनेट, तो नहीं होते वहां पे। Zn+2 में है, D10 मैम इसमें तो नहीं होंगे, तो पक्का डायमैग्नेटिक ही है। यहाँ पे देखो Mn+3 में है, D4 है, तो इसमें ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आती थी। कल मैंने तुम्हें शायद एक क्वेश्चन भी कराया था ऐसी, तो इसमें भी 2 अनपेयर्ड है। यहाँ पे कॉपर +1 में, क्यों? ये तो न्यूट्रल है, और आयोडीन पे -1 का, तो इस पे कॉपर +1, और कॉपर +1 क्या होता है? D10, भी sp3 होगा टेट्राहेड्रल। तो 2 ऐसे हैं जो डायमैग्नेटिक है, यानी कि N की वैल्यू 2। तो अगर N की वैल्यू 2, तो यानी कि आपको वो इसका बताना है मैग्नेटिक मूवमेंट। तो Zn2+ क्या होता है? 3D10। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो म्यू क्या आ जाएगा? 0 बोहर। तो कैन यू सी द लेवल ऑफ क्वेश्चन? इसने आपसे क्या पूछा? D&F लोग भी पूछा। इसने आपसे क्या पूछा? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला भी जानना चाहा। इसने आपसे VBT का क्वेश्चन भी पूछना चाहा कि डायमैग्नेटिक कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप फंस जाओगे अगर आप लोग D&F लोग पढ़ के नहीं गए हो। बेशक तुमने कितना हाई लेवल का कोऑर्डिनेशन पढ़ रखा हो, लेकिन तुमने अगर D&F लोग का सवाल मतलब D&F लोग नहीं कर रखा है, तो तुम ये क्वेश्चन को हिला भी नहीं पाओगे। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई साहब पढ़ के आ रहे हो तो इनऑर्गेनिक पढ़ के आ रहे हो, तो भाई साहब इनऑर्गेनिक पूरी पढ़ के आओ। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा, एक चैप्टर कर लिया तो दूसरा नहीं किया। इसलिए आप लोगों को क्वेश्चंस करवा रही हूँ मैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल हैव डेल्टा O 0 आना चाहिए, मतलब वही आपका क्रिस्टल फ्रिज फिटिंग। आपका म्यू कितना है? 5.96, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट इतना है। अब इतने का मतलब बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? मैम 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये सब समझ में? आंचल, हर्ष, गुरविंदर, आकाश, दित्या, ये सबको समझ में आया? हरमीत है ना? यस मैम। ठीक है, मैं एक बार ना बता देती तुम लोगों को मेरी PTM किसके साथ है, ताकि तुम लोग कोई बहाना ना मारो। हरमीत कल आपके साथ है। जी मैम। ठीक है जी। और मनप्रीत है क्लास में? मनप्रीत, यस मैम। मनप्रीत आपके साथ थर्सडे को है बेटा।
प्रतीक और रविंदर, आप लोगों की मेरे साथ सैटरडे में है, आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे। तो आप लोग पहले ही कुछ रिमाइंडर लगा लो, जो लगा लो कि मैम के साथ हमारी इस दिन होगी, और एक दिन पहले तुम्हें लिंक मिल जाएगा। और मेरे को कोई भी बहाना नहीं सुनना, मैम पेरेंट्स नहीं है, सिस्टर है हमारी, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए, तो यहाँ पे मेरे बच्चों ने पता लगा लिया कि 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है मेरा बेटा, तो चेक करो कहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ पे आयरन +2 में है, D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयर ही हो जाएगा, लगाओ काटा। कोबाल्ट +3 D6 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, पेयरिंग हो जाएगी, लगाओ काटा। ठीक है, यहाँ पे देखो Fe+2 D6 वीक फील्ड लिगेंड, तो 4 अनपेयर्ड बचेंगे, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर ये हो जाएगा। बिकॉज Mn+2 है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, D5 है, तो मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5, तो 5 होंगे, तो 5 पॉइंट समथिंग के आसपास के आने वाला है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, ऐसे करना है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो, करो करो इसको सॉल्व करो, खुद से करो। सुखजीत है क्लास में? कृपा है, ठीक। यस मैम। हाँ जी, आपसे सबसे पहले ये पूछा है ट्रांजिशन मेटल इनमें से किसका हाईएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 3+ से 2+ में जाने का। बताओ भाई, किसका बताया था मैंने DNF लोक में, अब तुम टेस्ट देके आए हो, मैंने तुम्हें बताया था। बताओ भाई, कौन जल्दी +3 से +2 में जाना चाहेगा? हाँ बेटा, कोबाल्ट मैम। वेरी गुड, शाबाश, कोबाल्ट जाना चाहेगा। हमें लगता है मैग्नीज, लेकिन इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हमें पता चलता है, तो इसका ज्यादा टेंडेंसी होती है कोबाल्ट +2 में जाने की एज कंपेयर टू Mn। तो कोबाल्ट पहली बात है आंसर होगा, तो यानी कि ये वाला कॉम्प्लेक्स होगा आप लोगों का। ठीक है, अब आपको क्या बताने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि Eg में प्रेजेंट है। तो कोबाल्ट यहाँ पे क्या +2, D7 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो बताओ भाई कैसे फील करोगे? पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, और Eg में क्या होगा 7 वाला इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg? 1। तो ऐसे सवाल आपको आने चाहिए बेटा। चलो और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो। आपको सिर्फ पेपर में जेई में उतना ही पढ़ के जाना जितना मैं पढ़ा रही हूँ, ज्यादा मत्था नहीं मारना इधर उधर में। जो मैं दे रही हूँ, जो मैं करा रही हूँ, दैट्स इट, दैट्स इनफ फॉर योर जेई एग्जामिनेशन। और ऑर्गेनिक में तो बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हो जाएंगे अपन लोग, कि जो बस खुशबू मैम दे रही है वही आपको मेरे ऊपर विश्वास रखना होगा और वही तुम्हें करना है। ठीक है, चलिए ओके, x इज द नंबर, करो एक बार ट्राई करो। वैसे ये स्टेबिलिटी वाला मैं आज बताने वाली थी, चलो मैं करवा देती हूँ। देखो आपसे पूछा T2G में इलेक्ट्रॉन है, तो x इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑफ द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, यानी कि फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड वेनेडियम का V2OX है, तो तुम्हें x बताना है क्या होगा। देखो अगर तुम ध्यान से देखो बेटा, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, सिर्फ C2O4 बाइडेंटेट लिगेंड है। और मैंने कहा था अगर जो बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं, वो क्या करते हैं, कीलेशन करते हैं, और जो कीलेट रिंग बनाते हैं वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, याद करो। यस मैम। तो यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो आपको सारी चीजें दिमाग से निकाल देनी है, कीलेशन के बेसिस पे यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी पता करनी है। ठीक है,
चलिए, तो अब स्टेबल सबसे ज्यादा ये है, तो Fe+3, C2O4 कैसा लिगेंड होता है? वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो D5। तो कैसे होगा बताओ भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G 1 2 3। मैम 3। एक मिनट रुको। राइट, ठीक है। C2O4 2 नेगेटिव ना, Fe+3। ओके, ठीक है। यहाँ पे एक और है चीज समझने वाली। देखो यहाँ पे क्या है, पहले तो ये आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स यही बनेगा, यानी कि हम यही देखेंगे। अब यहाँ पे क्या था अपना, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम करके मैं फ्री कोबाल्ट, यही होता है ना अपना, ठीक है। Yes, ma'am. तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, तुम नोट्स में भी ऐड कर लो। जैसे कोबाल्ट जब +3 में होता है तो उसके साथ ऑक्सीजन डोनर वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, जैसे वाटर हो गया, ऑक्सलेट हो गया, है ना, अमोनिया हो गया, ये भी। तो ऐसे ही अगर आयरन आपका +3 में है तो वो भी किसकी तरह बिहेव करेगा, वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो ये मेंशन कर लेना, ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ गया है यहाँ पे। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो मतलब यहाँ पे T2G में इस तरीके से मैं इलेक्ट्रॉन भरूंगी 5। अगर 5 भरूंगी तो X क्या आ जाएगा, आपको पूछा था T2G में, तो X आ जाएगा 5, यानी कि V2O5। और V2O5 का नेचर कैसा होता है बेटा? एक्सोथेरिक। ये थोड़ा सा अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ये थोड़ा सा यहाँ पे फंसा दिया है, ठीक है। बाकी में तो ठीक है, बाकी में तो वैसे भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स तो कोई और है ही नहीं, तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स यही था, यही आपको क्या करना था, चेक करना था। तो इसको प्लीज नोट्स में एक बार लिख लें, ठीक है। चलिए यस आगे हम चलते हैं। हेडिंग डालो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। पहले समझोगे, बनाओगे कुछ नहीं। मैम, वहाँ पे ऑक्सीजन डोनर वाला केस था ना? कहाँ पे बेटा? मैम ये? पीछे यहाँ पे। हाँ, ये ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन है ना तुम्हारा लिगेंड, मतलब ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, लिगेंड तो ऑक्सलेट है बट ऑक्सीजन डोनर है यहाँ पे। तो यस, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। एक सेकेंड रुको बेटा। चलिए देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो अब टेट्राहेड्रल में क्या होता है, कुछ बनाओगे नहीं, पहले आप मेरी बात सुनोगे। अब टेट्राहेड्रल में होगा क्या, पहली बात है 4 लिगेंड है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, ये जो मेटल है ये 4 लिगेंड इस तरीके से अरेंज करवा रखे हैं क्यूब में, है ना। और ये XY एक्सिस Z एक्सिस बना रखा है। तो तुम मुझे ये बताओ, टेट्राहेड्रल में हमारे पास एंगल क्या होता है? मैम एंगल होता है 109 109.5। हाँ, सबके बीच में इतना ही एंगल होता है। हाँ मैम। अब यहाँ पे देखो, जो X एक्सिस है, Y एक्सिस है, Z एक्सिस है, इसमें कितना मतलब ये क्या होता है, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। बोलो। यस अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनना, XYZ एक्सिस में 90 डिग्री का एंगल है और लिगेंड्स के बीच में आपस में क्या है 109 का। तो यहाँ से तुम क्या समझ पा रहे हो कि लिगेंड जो है अब एक्सिस के ऊपर से तो नहीं आ रहे हैं, लिगेंड एक्सिस के ऊपर से तो नहीं आ रहे हैं। जैसे मैं बना के भी दिखाती हूँ। हम कोई भी मेटल की डी और बाइटल की बात कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं dx² डैश y² और dz²। मान लो मैं dx² डैश y² वाला ले रही, ध्यान से देखना, ऐसे बनाऊंगी, बोलो। यस Yes, ma'am. ठीक है, ये मेटल की डी और बाइटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, और ये लिगेंड है। क्या लिगेंड एक्सिस से आ रहे हैं? यस और नो? नहीं आ रहे ना, बोलो। नहीं आ रहे। मतलब क्या मैं बोल सकती हूँ कि मैम
इन वाले जो ये ई वाले ऑर्बिटल हैं, लिगेंड्स इनको क्या नहीं कर पा रहे हैं, रिपेल नहीं कर पा रहे, रिपल्शन नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि ये लोग क्या है, लिगेंड एक्सिस के ऊपर से अब नहीं आ रहे हैं। पहली बात। अगर मान लो मुझे ये बनाना हो, मान लो लेट्स से मैं dxy बना लेती हूँ, ध्यान से देखना, ऐसा बना लेती हूँ, थोड़ा सा ऐसे देखना, जो dxy dz और dzx होते हैं वो एक्सिस के बीचों बीच होते हैं ना, तो ऐसे बना लेती हूँ मैं, देखना एक बार, ठीक है क्या? ऐसा कुछ मैं बना लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो ये वाले ऑर्बिटल है ये थोड़े से नजदीक हैं लिगेंड के, दिख रहे हैं, डायरेक्टली तो नहीं आ रहे हैं बट लिगेंड के थोड़े से पास में है, थोड़ा इनका एंगल कम है एज कंपेयर टू जो भी मैंने पहले दिखाया था। यस और नो? Yes, क्या ये बात सबको समझ में आई है? यानी कि मैं ये बात बोल रही हूँ, जो आपके T2 वाले हैं, dxy, dyz, dzx, ये एक्सिस के बीचे बीच है, तो लिगेंड और इन वाले ऑर्बिटल का एंगल कम है एज कंपेयर टू इनका। तो अगर इनका एंगल लिगेंड वाले से जो है बेसिकली क्या दिख रहा है तुम्हें, कम है, यानी कि अगर मैं बोलूं कि कौन ज्यादा रिपल्शन फेस करेगा, T2 वाले करेंगे, ई वाले करेंगे, तो T2 वाले ज्यादा रिपल्शन फेस करेंगे और ई वाले जो है कम रिपल्शन फेस करेंगे। क्या ये बात क्लियर हुई तुम लोगों को? क्यों करेंगे? yes, ऑक्टाहेड्रल में क्या था कि लिगेंड एक्सिस के अलोंग आ रहे थे और जो एक्सिस के ऊपर ऑर्बिटल्स थे वो अच्छी वाली बहुत भयंकर वाले रिपल्शन फेस कर रहे थे। यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात तो है कोई भी डी ऑर्बिटल डायरेक्ट जो है रिपल्शन नहीं खा रहा, मतलब लिगेंड कोई भी डी ऑर्बिटल को एकदम बढ़िया तरीके से अप्रोच नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूंगी डीजेनरेसी तो ब्रेक होगी, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो T2 वाले ये तीनों ज्यादा रिपल्शन फेस कर रहे हैं एज कंपेयर टू ऊपर ई वाले, फील लेस रिपल्शन। ये समझ उसको आएगा जिसने पिछली क्लास मेरी लगाई है। अगर यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है, मैम यहाँ पे आप T2G और EG क्यों नहीं बोल रहे? वो इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो मैं G वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करूंगी। तो टेट्राहेड्रल में हम T2G और EG ना लिख के हम क्या लिखते हैं, T2 और E की बात करते हैं। इज दैट क्लियर? yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, लिखो एक लाइन लिखो सारे बच्चे, नो डी ऑर्बिटल directly coincide with ligand but known axial d orbital, कौन से वाले हैं नॉन एक्सियल, dxy, dyz और dzx, will feel more repulsion as compared to axial orbital। क्या करते हो? Yes, ma'am. बात ठीक है? ठीक है जी, चलो अब यहाँ पे लिख लिया है, तो ये वाला डायग्राम देखो, पहले समझ लो फिर मैं आपको 1 मिनट दे दूंगी, अपने आप मस्त उतार लेना। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो है ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है हमारी। यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तक जब तक लिगेंड नहीं अप्रोच कर रहा है तो मेटल के डी ऑर्बिटल एकदम मस्त राजी हैं, पांचों की एनर्जी क्या है, सेम है। क्लियर है मेरा बेटा? अच्छा, लेकिन ये वाली क्या हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जब चारों तरफ से जो लिगेंड है वो सिमेट्रिकली अप्रोच कर रहे हैं, तो इन सबकी एनर्जी एक साथ बढ़ी है। अभी भी 5 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, सेम है, पांचों की एक साथ बढ़ी है। लेकिन जैसे ही लिगेंड और पास आएंगे तो जो T2 वाले हैं वो ज्यादा रिपल्शन फेस कर रहे थे, तो इनकी एनर्जी
बढ़ गई, और ई वाले रिपल्शन कम फेस कर रहे थे, तो जितनी T2 की बढ़ी उतनी ही क्या हुई, ई की कम हुई। ठीक है, तो बेरी सेंटर से जो डिस्टेंस है ई का वो कितना है, -0.6 डेल टी। डेल टी का मतलब क्या है, क्रिस्टल, अभी कुछ मत लिखना, पहले समझाने दो। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स। माइनस क्यों दिखा रहा है ये, कि एनर्जी डिक्रीज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, प्लस क्या दिखा रहा है, एनर्जी बढ़ी है बेरी सेंटर से। ओवरऑल देखो जितनी घटी है उतनी बड़ी है, तो ओवरऑल कितनी आएगी, ऐड करो, कितनी आई, डेल टी आई। बोलो यस और नो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या दिखा रहा है यहाँ पे, डेल टी दिखा रहा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जब T2 और E स्प्लिट होए तो उनका जो डिफरेंस है वो क्या है, एनर्जी डिफरेंस है, दैट इज डेल टी। क्या ये समझ में आया सभी को? इसको अब उतार लो, Yes. इसको उतार लो। ध्यान रखना जी हम यूज नहीं करते हैं, बिकॉज टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। चलो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर कर लो। नवजोत ने नोट डाउन कर लिया है, और आंचल, सौम्या, डिम्पल, सुहानी। सुहानी आप लेट आई हो क्या? यस मैम, आज नेटवर्क नहीं आ रहे हमारे सिम में। अच्छा, कोई नहीं, ठीक है बेटा। चलो अब CFSC कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं ऑक्टाहेड्रल में निकलवाती थी। क्या होगा तुम खुद बताओ, -0.6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E प्लस 0.4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 इंटू डेल टी। ठीक है, यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी हम नहीं कंसिडर करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ पे नोट करके लिखो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस always form high spin complexes। ठीक है, हमेशा ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाएंगे टेट्राहेड्रल वाले, और यहाँ पे जो पेयरिंग एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे पेयरिंग होती ही नहीं है। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे आप पेयरिंग एनर्जी इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, यस मैम। कैसे निकाले, बिल्कुल सेम वैसे ही है, बस यहाँ वहां पे क्या था, T2 नीचे था, EG ऊपर था। यहाँ पे T2 ऊपर है, E नीचे है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर एग्जामिनर ने आपको टेट्राहेड्रल का पूछा और तुम लगा के आगे ऑक्टाहेड्रल की, तो बेटा हो गया फिर काम। तो हमें आदत होती है ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि क्वेश्चन भी ज्यादा ऑक्टाहेड्रल से आते हैं। बट अगर कहीं पे उसने टेट्राहेड्रल का पूछ लिया और तुम फंस गए तो भाई फंस ही जाओगे बुरी तरह। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्सेस टेट्राहेड्रल में। तो एक बार बताओ बेटा, ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगेंड स्प्लिट, कितने लिगेंड अप्रोच करने वाले थे? 6 लिगेंड थे। तो 6 लिगेंड मेटल के डी ऑर्बिटल को भाई साहब अप्रोच कर रहे थे। टेट्राहेड्रल में बेचारे सिर्फ 4 लिगेंड है। तो तुम बताओ 6 लिगेंड ज्यादा स्प्लिटिंग करेंगे या 4 लिगेंड ज्यादा स्प्लिटिंग करेंगे? बताओ भाई। 6 ही करेंगे। तो यानी जो टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग है वो क्या है, कम है। और कितनी कम है ऑक्टाहेड्रल से, लिख लो 4/9 टाइम्स ऑफ डेल। इतनी जो है कम है। देख रहे हो, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स है डेल्टा ओ ए। ये कैसे आया ये तुम्हें नहीं जानना है, ना तुमसे कोई पूछेगा। तो ये, लेकिन ये रिलेशन जरूर ध्यान रखना, ये तुम्हारे काम जरूर आए। तुम सिर्फ ये लिख लो, ये भी तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। तुम सीधा लिखो
ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड होते हैं, टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड होता है। तो 6 लिगेंड ज्यादा स्प्लिटिंग कराएंगे एज कंपेयर टू 4 लिगेंड। तो यानी कि टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कम है, ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा। कितनी कम है? 4/9 टाइम्स होती है डेल ओ के। ठीक है, यस मैम। बस ये बनाने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें डायग्राम। ओके, अब मैं तुम्हें सीएफएससी निकाल के दिखा देती हूँ। दो की निकाल के दिखा देती हूँ, बाकी तुम खुद निकालना। T2 की निकालती हूँ। चलो, T2 में क्या होगा बताओ? ये नीचे क्या होगा? E, ऊपर क्या होगा? T2। मैं फिर बोल रही हूँ, अवेयर हो जाना अगर उसने टेट्राहेड्रल का पूछ लिया तो हाई स्पिन बनाएंगे हमेशा, तो पेयरिंग तो होगी ही नहीं। बोलो। यस मैम। तो यहाँ पे Yes. 2 इलेक्ट्रॉन है, इनका क्या होगा? क्या बोलते हैं, पेरिसेंटर से कितना था एनर्जी? कितनी थी? -0.6 -0.6 प्लस 2 इंटू 0.4 तो ये कितना आ जाएगा? -1.2 प्लस 0.8, यानी कि ये कितना आ गया? 1.4। लेकिन आंसर क्या, मतलब इन्होंने कितना दिया हुआ है? डेल ओ, मतलब इन्होंने डेल्टा टी को किसके टर्म्स में निकाल लिया है? डेल ओ के टर्म्स में निकाले। तो -0.4 इंटू 4/9 डेल ओ। जब तुम इसको सोल्व करोगे तो यही आ जाएगा। आ जाएगा? यस मैम। Yes, ma'am. एक मिनट रुको। मैम ये 0.4 नहीं आएगा? कहाँ पे? मैम 1.4 लिखे जहाँ पे आपने। यहाँ पे? अच्छा, अरे हाँ यार, मैंने गलती कर दी। अब ठीक है? यस मैम। 2 इंटू 0.6 हो जाएगा, यानी कि -1.2। और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 0.4, तो -1.2 प्लस 0.8, यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 0.4। अब क्या करना है तुम लोगों को? डेल टी को क्या लेना है? 4/9 की टर्म्स में, मतलब डेल ओ की टर्म्स में ले लो। तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? आंसर आ रहा है क्या? 0.54। कुछ गड़बड़ आ रही है। यहाँ पे 0 कैसे? अच्छा, अरे अरे क्या 0.17 आ रहा है। अरे मैंने क्या गड़बड़ कर दी। मैंने पता नहीं 4 कैसे भर दे रही हूँ मैं। ई और T2 है ना, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है। मैं ऊपर पता नहीं क्यों भर दिए मैंने। यहीं आएंगे बस 2 इलेक्ट्रॉन, तो बस ये तो डायरेक्ट ही हो गया। ये नहीं देखा था तुम लोगों ने? क्या कर रहे हो तुम लोग? अब निकाल लो। ठीक है, यस मैम। समझ गए ना क्या गड़बड़ कर दी थी मैंने? ठीक है, मैंने Yes, ऊपर ma'am. भी 2 इलेक्ट्रॉन भरते, 2 ही है, 4 नहीं है। ठीक है, चलो इस तरीके से तुम किसी का भी निकाल सकते हो। अगर D3 का निकालोगे तो एक ऊपर चला जाएगा T2 में, 4 निकालोगे तो एक और चला जाएगा T2 में, 5 निकालोगे तो एक E में आ जाएगा। इस तरीके से तुम्हें क्या करना है? सोल्व करना है। ठीक है जी? मैम अब आ गया आंसर 0.54। ठीक है, ओके। D5 कैसे फिल करोगे? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ऐसे आएगा। ये गलत लिखा हुआ है, E3 और T2। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. एक सेकेंड। आज तुम्हारी मैम का ना दिमाग सा ऐसे ही हो रखा है। T2 में 3 है ना, और E में 2 है। एक मिनट बेटा,
तो 1 2 3 4 5 ऐसे भरोगे, तो ई में 2, T2 में 3, तो फिर आपका 0 आ जाएगा। हाँ जी बोलो। मैम D3 में T12 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि D3 में मेरा बेटा ऐसे फिल करोगे ना, देखो ई में 2 है, T2 में 1 है। ओके मैम, वो क्या सोच रहे थे तुम? ठीक है, कंफ्यूजन हो गई थी। ठीक है, हो जाएगा, बताओ भाई। ई वाले Yes, नीचे आ ma'am. रहे हैं, T2 वाले ऊपर आ रहे हैं, तो ये होता है क्योंकि हमें बहुत आदत हो जाती है ना ऑक्टाहेड्रल करवाने की, तो वो गड़बड़ हम बना भी गड़बड़ देते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे। चलो, आपको क्रिस्टल फिर स्टेबलाइजेशन एनर्जी बतानी है, दैट इज CFSC, इसके लिए बतानी है और इसके लिए बतानी है। चलो, यहाँ पे आयरन किस में है, +2 में है, वाटर वीक फिल लिगेंड होगा, तो D6 कैसे फिल करोगे, बना लो। बेशक तुम्हें कितना अच्छे से आता हो ये टॉपिक, लेकिन बनाओगे। 1 2 3 4 5 6, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन T2G, 4, -0.4 प्लस 2 इंटू 0.6 कितना आ जाएगा, -1.6 प्लस 1.2, ये आ जाएगा माइनस के 0.4। इज दैट क्लियर? इसका कैसे बनाओगे, निकल +2 यानी कि D8। अभी ध्यान रखना टेट्राहेड्रल है, तो नीचे E है, ऊपर T2 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करना है। ठीक है, तो ये Yes. कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा -0.8 डेल्टी। मैम ऑप्शन बी। देखो आ गया क्या, कैलकुलेशन तो तुम्हें ही करनी है भाई पेपर में। यस। अंचल, कृपा, रविंदर, प्रतीक, आकाश, हर्ष, भव्या, विवेक, आ गया क्या गुरविंदर, यस मैम। ये हरमीत, मयंक, हाँ जी मैम। प्रीत, ठीक है, आई होप निकालो। आप लोगों को आज एक काम करना है, जितने भी तुम लोगों के ग्रुप बने हुए हैं, या मेरे को पर्सनल भी शेयर कर सकते हो, जो आज मैं क्लास में करा रही हूँ, जो तुमने लिखा है नोट्स में वो मुझे भेजना है, और तुम नहीं भेजोगे तो फिर तुम्हारे घर पे मैं कॉल करूंगी। समझ गए? जो मैं लिखवा रही हूँ मुझे वो देखना है तुमने कहाँ लिखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बस पता नहीं क्या करने आते हैं क्लास में। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं बेटा जो कि स्प्लिटिंग एनर्जी को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर है बेटा मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल कैटायन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है अफेक्ट करती है कि आपकी स्प्लिटिंग ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। तो यहाँ पे मैं एक दो एग्जांपल लेना चाहती हूँ। एक तुम ले लो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स ले लो, वैसे तो एग्जामिनर तुम्हें कुछ भी दे सकता है, और एक ले लो ये वाला। तो ध्यान रखना कैसे कंपैरिजन करोगे, मेटल सेम है, लिगेंड सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस है। एक में कोबाल्ट +2 में, एक में +3 है। तो तुम एक बार बताओ, कोबाल्ट +2 और कोबाल्ट +3 में से Z इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज +3 का ज्यादा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, भाई सब खींचेगा, लिगेंड को कहेगा आजा आजा भाई। अगर आजा भाई करेगा तो लिगेंड बेटर अप्रोच कर पाएगा इसको एज कंपेयर, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, यू हैव टू कंपेयर। तो कंपैरिजन करने के लिए कुछ पॉइंट्स होने चाहिए आपके पास। तो कोबाल्ट +3 में जो लिगेंड आएगा वो एकदम बढ़िया से अप्रोच करेगा एज कंपेयर टू कोबाल्ट +2। तो अगर लिगेंड अच्छे से अप्रोच करेगा तो स्प्लिटिंग कहाँ पे ज्यादा होगी, कोबाल्ट +3 में ज्यादा होगी स्प्लिटिंग एज कंपेयर टू +2। तो देख सकते हो तुम स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी आई हुई है इसकी। तुम्हें वैल्यू रट्टा नहीं मारनी है, सिर्फ देखो यहाँ पे है 20,760, यहाँ पे है 9200, 9200। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी एनर्जी आ रही है, तो स्प्लिटिंग एनर्जी कहाँ ज्यादा आ रही है यहाँ पे। तो पहला फैक्टर क्या है कि अगर आपका मेटल सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड सेम है, तो अगर चार्ज डिफरेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उसका स्प्लिटिंग एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। ठीक है, यस मैम।
यस मैम। चलो बहुत सही, लिख लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट लिखो यहाँ पे। अगर मान लो, एग्जाम्पल से बताती हूँ, अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसा कुछ दिया हुआ है, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें, क्या डिफरेंस दिख रहा है? मैम लिगेंड सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, क्या डिफरेंस है? मैम ये 3D का है, ये 4D का है, और ये 5D का है। अब तुम्हें पता है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4D और 5D का साइज सिमिलर है, तो साइज के बेसिस पे तो नहीं बताओगे। एक बार बताओ, जैसे तुम नीचे जाते जा रहे हो, ये 3D है, 4D ज्यादा डिफ्यूज्ड होगा इन्वायरमेंट में, और 5D और ज्यादा एक्सपोज होगा इन्वायरमेंट में, यस और नो? तो अगर लीगेंड अप्रोच करना चाहता है, तुम बताओ सोच समझ के, लीगेंड किस केस में बेटर अप्रोच करेगा? मैम 5D में, क्योंकि यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मेटल की, तो ये क्या कर पाएगा, जल्दी से अप्रोच कर पाएगा, क्योंकि डिफ्यूज है इन्वायरमेंट में, फटाफट से लिगेंड क्या करेगा, अप्रोच कर पाएगा। रिपल्शन होगी तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। बोलो यस और नो? यस मैम। और न्यूटन से जब तुम नीचे जाते जाओगे तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि आप लोगों को पता है नीचे क्या होता है, 4f में इलेक्ट्रॉन फिल होने लग जाते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट बड़ा ही खराब होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। तो अगर मुझे ए बी सी में स्प्लिटिंग बतानी हो तो किसमें ज्यादा होगी, सी बी और ए में। तो पहला क्या फैक्टर था, ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे। दूसरा आपको किस बेसिस पे बताना है, अगर सब चीजें सेम है बट आपके जो मेटल लिए आपने वो 3D 4D या 5D के हैं इस तरीके से, तो आप बता सकते हो। ऐसी जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे भी ये बात होगी। अगर मान लो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ले लूं तो वहां पे भी यही ऑर्डर होता। ठीक है, दूसरा फैक्टर था ये। यस मैम। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यही पेपर में आएंगे, अभी मैं तुम्हें सवाल भी कराऊंगी। तीसरा फैक्टर, नेचर ऑफ लिगेंड। क्या लिगेंड का नेचर भी डिपेंड करेगा क्या? स्प्लिटिंग बिल्कुल करेगा, 200% करेगा। तो अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी या कम होगी? अभी बताया था कल, ज्यादा होगी। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्लिटिंग एनर्जी। बोलो। यस। ये दोनों का केस है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का भी और 6 का भी। ठीक है, जितनी ज्यादा लिगेंड की स्ट्रेंथ होगी स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी। तो अगर मान लो मेरे पास ये 3 कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं और मुझे बताना है बेटा कि सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किस में होगी, तो आप बता सकते हो ए वाले में सबसे ज्यादा, बिकॉज साइनाइड स्ट्रॉन्ग फिर लिगेंड है, फिर बी वाले में, और फिर सी वाले में। क्यों? बिकॉज जो लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो क्या है? यहाँ पे साइनाइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अमोनिया और क्लोराइड। यस मैम। ठीक है, चलिए लिखो इसको ताकि मैं आगे चल पाऊं। चलो ये वाला क्वेश्चन मेरे को करके दिखाओ। सबसे कम स्प्लिटिंग किसमें होगी?
बताओ आंसर बताओ। मैम ए ऑप्शन। वेरी गुड, ए ऑप्शन सबसे वीक फील्ड लिगेंड है। देखो यहाँ पे क्या है, सब में ध्यान से देखो, सेंट्रल मेटल सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। तो किस बेसिस पे बताओगे? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ligand. तो यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फैक्टर, फोर्थ है ना ये, आई गेस, हाँ फोर्थ है, ये 5 है। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्या ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स पे भी डिपेंड करेगा? बिल्कुल करेगा, भी मैंने बताया। टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कम होती है ऑक्टाहेड्रल से, यस और नो? तो अगर कहीं पे तुम्हें दिख रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बेशक लिगेंड विगेंड क्या कुछ भी हो, डजंट मैटर, टेट्राहेड्रल में क्या होगी, हमेशा कम ही होगी। और अभी मैं तुम्हें स्क्वायर प्लैनर बताऊंगी, स्क्वायर प्लैनर में सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी होती है। अभी ये ऑर्डर लिख लो, स्क्वायर प्लैनर में कैसे होती है वो मैं अभी तुम्हें बताऊंगी थोड़ी देर, ठीक है? स्क्वायर प्लैनर में सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होती है, फिर टेट्राहेड्रल में सॉरी ऑक्टाहेड्रल में होती है, और सबसे कम टेट्राहेड्रल में होती है। उसके बाद है वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। अपन ने पढ़ा था बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में एनर्जी होती है hc/लैम्डा, तो डेल्टा स्प्लिटिंग एनर्जी भी क्या है? यही तो है, एनर्जी ही तो है। तो ये भी क्या हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एब्जॉर्ब। ध्यान रखना, जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है इलेक्ट्रॉन ने। तो एक बार बताओ, जिसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा, उसका लैम्डा एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा? कम होगा क्या, ज्यादा? तो यानी क्या मैं बोल सकती हूँ जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे उनकी लो वैल्यू होगी लैम्डा एब्जॉर्ब की? बोलो। Yes, ma'am. एज कंपेयर टू वीक फील्ड लिगेंड। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जिनमें स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, मतलब वो जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, जब वो ट्रांजिशन करेगा तो वो लोअर वेवलेंथ वाली लाइट ऑब्जर्व करेगा। जो वीक फील्ड वाले लिगेंड है उसमें क्या होगा? स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी, तो वो लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। और इस पे अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगी 2025 का क्वेश्चन, सिर्फ इसी पॉइंट पे। इसको लिख लो, फिर दिखाती हूँ मैं। देखो, दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो जूम कर लो और इसको देखो, ट्राई खुद करो। आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिए हुए हैं और वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, तो बस वही करना है। स्प्लिटिंग एनर्जी जिसकी ज्यादा उसका वेवलेंथ कम। तो सबसे पहले तो भाई तुम स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर लगाओ। सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग यहाँ वाटर है, यहाँ साइनाइड है, यहाँ पे अमोनिया, अमोनिया और क्लोरीन। सबसे ज्यादा सी में होगी। Yes, ma'am. Cyanide. सी में होगी बिकॉज अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देन वाटर एंड क्लोरीन। उसके बाद यहाँ पे देखो ना क्या है, 5 अमोनिया, यहाँ पे 4 वाटर है, तो ए वाला जीत जाएगा। और फिर लास्ट में डी वाला। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. तो अगर सी की स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो सबसे कम वेवलेंथ उसी की होगी, यानी कि 310 आएगी हमारे सी वाले की। फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट है क्या कहीं पे? देखो एक ही ऑप्शन। और डी वाले की सबसे ज्यादा आएगी, यानी कि 600। तो इस तरीके से तुम्हारा मतलब एक को देखते ही तुम्हारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और तुम्हारे 4 नंबर तुम्हारे हाथ में। चलो आगे। चलिए, Yes, ma'am. यस मैम। यस ये वाला क्वेश्चन करो। ये भी प्रीवियस ईयर है। ध्यान से देखो।
क्या लग रहा है बेटा? मैम सी ऑप्शन। मैम ऑप्शन सी। बेटा जब 3 बच्चे बता रहे हैं सी, तो बाकी लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हो भाई? चलो ठीक है, घर पे तुम लोगों को रिलैक्सेशन दे दिया कि अभी मत करो डीपीपी एंड ऑल बिकॉज यू हैव एग्जाम्स, लेकिन क्लास में भी तुम ऐसे करोगे तो फिर तुम्हें क्या लगता है तुम लोग कर लोगे क्या? जेई लगा दोगे? नैया पार लग जाएगी क्या तुम लोगों की? नहीं लगेगी। करवाने को मैं 6 लेक्चर में चैप्टर खत्म करा सकती हूँ, क्वेश्चन ना करो। क्रोमियम और मोलिबेडियम में मोलिबेडियम का होगा, अभी बताया ना, ये 4D सीरीज का है। और यहाँ पे देखो टाइटेनियम +3 में, यहाँ 2+ में, तो 3+ वाले का ज्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन स्फीयर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस। तो पहले कोई लिखेगा नहीं, पहले मैं तुम्हें समझाऊंगी, और ये जो मैं भी समझाऊंगी ये तुम्हें नहीं नोट डाउन करना है, तुम्हें सिर्फ ये वाला डायग्राम पेपर, मतलब ये वाला ध्यान रखना है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी। ठीक है, चलिए ओके। एक मिनट। हाँ, तो इसमें क्या, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो, जो ये पहले वाला केस है, ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल वाला केस तुम लोगों को दिखाई दे रहा है। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल वाला दिख रहा है। T2G की एनर्जी जो है, और इनके 3 ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, और Eg वालों की ज्यादा, सबको दिख रहा है। ये है परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल का मतलब केस। एक बात बताओ, अगर मैं मान लो जो मेरे पास परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, अब हमें कहाँ जाना है? स्फीयर प्लैनर पे जाना है। तो स्फीयर प्लैनर तुम लोगों को पता है कैसा होता है, ऐसा होता है ना। तो एक बात बताओ, जो मेरी Z एक्सिस के अलोंग जो लिगेंड्स हैं, अगर मैं क्या करूं, पकड़ के खींच दूं उनको, देखना, पकड़ के खींच दूं तो क्या होगा? वो दूर जा रहे हैं। आप बोलो यस और नो, मेटल से दूर जा रहे हैं। अगर दूर जा रहे हैं तो यानी कि जो Z एक्सिस पे जो लिगेंड थे, अब वो इतना रिपल्शन फेस नहीं करेंगे। सोच के देखो, अब तुम क्या कर रहे हो, Z एक्सिस को क्या कर रहे हो, उनके वाले बोन को खींच दे रहे हो, खींच दे रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो Z एक्सिस पे जो लिगेंड्स थे हमारे, कौन से वाले, जो भी Z एक्सिस पे थे, DZ2, DXZ, DYZ, अब वो उतनी रिपल्शन फेस नहीं करेंगे मेटल के D ऑर्बिटल से। बोलो यस और नो। यस। और अगर नहीं करेंगे तो अगर मैं परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल से कंपेयर करूंगी, तो पहले जो मेरे Eg की एनर्जी सेम थी, अब वो भी क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, डीजेनरेसी। DZ2 वाला नीचे आ गया, और ये वाला क्या हुआ? ऊपर चला गया। बोलो क्या कहते हो? ये वाला केस है इलोंगेशन का, मतलब मैंने खींच दिया पकड़ के। अब तुम कह सकते हो मैम XY को भी तो खींच सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं ये Z वाला केस ले रही हूँ बिकॉज अपने को स्फीयर प्लैनर यहाँ पे बनाना है। अब यहाँ पे देखो, इन तीनों की एनर्जी पहले सेम थी, लेकिन अब Z वालों की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दिख रही है सबको? हाँ मैम, बहुत बखूबी हमें दिख रही है। अब यहाँ पे ये क्या है, अब एक काम करो, तुम बिल्कुल ही खींच के पीछे कर दो, भगा दो लिगेंड को, भगा दो, तो क्या कौन से वाला केस बन जाएगा? स्फीयर प्लैनर बन गया। अब क्या हुआ? अब तो भाई साहब Z वाले बिल्कुल ही रिपल्शन फेस नहीं करेंगे। तो एक बार बताओ, अब इससे कंपेयर करो, जो ये DZ2 था, अब ये और नीचे आ जाएगा, मतलब इतना नीचे आ गया कि DXY भी ऊपर चला गया। दिख रहा है सबको? यस। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, कुछ मुश्किल नहीं है। और जो ये DXZ DYZ वाले थे, वो भी क्या आ चुके हैं? और नीचे आ चुके। तो यानी कि इसमें क्या है, स्क्वायर प्लैनर में सबसे ऊपर DX2 -Y2, उससे नीचे DXY, फिर DZ2, और फिर DXZ YZ। दिख रहा है? और ये जो होता है डेल्टा SP, ये होती है स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लैनर, और ये कितनी निकल के आती है? 1.3 टाइम्स ऑफ डेल O। बस ये तुम लोगों को क्या करनी है? ध्यान रखनी है, और कुछ नहीं। क्या करना है? कुछ नहीं, एक तो ये वैल्यू ध्यान रखनी है, और ये ऑर्डर, बस खत्म। उतारना क्या है तुम्हें? ये उतारना है, ये उतारना है तुम्हें। और एनर्जी का ऑर्डर याद रखो, DX2 -Y2 की सबसे ज्यादा, फिर आपकी DXY, फिर आपकी DZ2, और फिर आपका DYZ, और
dz(x). ठीक है, और डेल्टा एस पी क्या होगा, 1.3 टाइम्स ऑफ डेल ओ होगा। देख रहे हो ऑक्टाहेड्रल की इतनी स्प्लिटिंग थी, कैन यू कंपेयर, और डेल्टा एस पी की इतनी है, और ये कितनी है मैंने आप लोगों को बता दिया है। बस यही करना है तुम्हें इसमें। आई होप क्लियर हुआ होगा। Yes. Yes, ma'am. सेवंथ वाली एमओडी क्या हुआ, ये 11 हर्ष क्या हो गया, एमओटी वो यही है। क्या बोले हो, सुनाई नहीं दिया बेटा, एमओटी क्या सुनाई नहीं दिया, चैट बॉक्स में लिखो। मैम मैं पूछ रहा हूँ ये एमओटी क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थोड़ी ना, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है भाई। एमओटी से क्यों कंपेयर कर रहे हो इसको, दिस इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लिख लिया, Yes. चलो क्वेश्चन करते हैं। ये सब वही जे 2025-24 के हैं। कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन। आइए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, समझो सोचो और करो। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बेस्ड ऑन डेल्टा ओ वैल्यू, मतलब उसने बता दिया डेल्टा ओ वैल्यू के बेसिस पे तुम्हें स्टेबिलिटी बतानी है कॉम्प्लेक्सेस की। ठीक है, निकालें डेल्टा ओ वैल्यू, सबकी निकालते हैं। चलो तुम निकालो ऊपर से, मैं नीचे की निकाल लेती हूँ, बोलो क्या कहते हो। Yes. मैग्नीट्यूड के मैग्नीट्यूड देखना है आप लोगों के। चलो तुम लोग निकालो ऊपर से। अरे इतना टाइम लग रहा है, क्या कर रहे हो भाई ऐसा तुम, 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे को मन ही नहीं करता भाई तुम्हारी क्लास में बिल्कुल भी पढ़ाने का। बस ऐसे आ जाते हो, मेरे को ऐसे लगता है मैं अपने आप को ही पढ़ा के चली गई। हो गया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कराओ भाई। कितना आएगा ये, 6। ऊपर वाला कितना आ रहा है, मैम सबसे ऊपर वाले का आ रहा है 1.2। 1.2 2। कैसे आ रहा है, 3 4 कैसे भरोगे, 1 2 3 4, 1.2 आ रहा है, सॉरी 1.6 आ रहा है। सबसे ज्यादा किसकी है, थर्ड वाले की, एक ही ऐसा ऑप्शन है, फिर फोर्थ, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। और कैलकुलेशन तो तुम्हें करनी है खुद। Yes. ये वाला करो,
मैं सारे बच्चों को रिमूव कर दूंगी, उन्हीं 6 बच्चों को 5 बच्चों को रखूंगी जो क्लास में पढ़ते हैं, मैं सही बता रही हूँ। क्लास में तो पढ़ लो कम से कम, और ये तो तुम्हारे पेपर में भी आने वाला है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में नहीं आ सकते क्वेश्चन? एनसीईआरटी के ही है ये, बिल्कुल आ सकते हैं। स्कूल में तो तुम्हें आदत होती है बस थ्योरी थ्योरी पढ़ ली, खत्म कहानी। पता नहीं, मेरे को तो ये टेंशन हो रही है ऑर्गेनिक में क्या करोगे तुम लोग। करेक्ट ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन टर्म्स ऑफ सीएफएससी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। देखो भाई कैसे पता लगाओगे? मैम फॉर्मूला। फॉर्मूला से नहीं आएगा रिजल्ट इसमें सही। इसमें कैसे निकालोगे फॉर्मूला से? दोनों में कोबाल्ट +3 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। मैम स्ट्रेंथ के हिसाब से, जैसे आपने अभी बताया। फिर तुम्हें स्ट्रेंथ के हिसाब से जाना पड़ेगा। आपको पता है EN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं अमोनिया से, तो CFS मतलब जो बेसिकली स्टेबलाइजेशन एनर्जी वो इसमें ज्यादा होगी। ठीक है, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। यहाँ पे क्या है, ये ज्यादा दिया हुआ है, हटा दीजिए। और यहाँ पे टेट्राहेड्रल की ज्यादा दी हुई है, ये भी हटा दो। तो टेट्राहेड्रल की तो सबसे पीछे आएगी, तो ऑप्शन नंबर यही आपका क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, इन दोनों को कैसे एक्सप्लेन करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसको आपने कैसे किया? ये तो टेट्राहेड्रल है तो इसमें तो स्प्लिटिंग सबसे कम होगी, देखते ही पीछे फेंक दो इसको। ठीक है, ऐसे करना है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करो। हरलीन आई है? हरलीन नहीं आई। दिव्या क्या होना चाहिए इसका? मैम ऑप्शन ए फर्स्ट। सेकंड क्यों गलत है? मैम क्योंकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं तो इसका मतलब यही तो है कि टेट्राहेड्रल में जो पेयरिंग एनर्जी होती है वो ज्यादा है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर रेयरली फॉर्म, मतलब नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये तो ठीक हो गई ना स्टेटमेंट। यस मैम सही। और ऊपर वाली भी ठीक है, अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो हाई स्पिन और पेयरिंग एनर्जी कम है तो लो स्पिन, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो दोनों ही अपने क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, रेयरली फॉर्म्ड करके उसने सिर्फ कंफ्यूज Okay, किया है तुम्हें, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे लो स्पिन वाले नहीं बनेंगे। ठीक है, हाई स्पिन वाले बनेंगे। ये वाला क्वेश्चन करो सारे बच्चे। डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बताने हैं आपको, चलो स्टार्ट कर दो करने। नवजोत ट्राई करिए, प्रतीक यू आर नोट ट्राइंग, गुरविंदर यू आर डिसअपियर, पता नहीं कहाँ हो। एंड अंशिका, मनप्रीत, आई डोंट नो कहाँ पे हो आप लोग। यही है। आप नहीं हो बेटा, यहीं पे नहीं हो ना, आप लोग कुछ और कर रहे हो।
आप लोगों का लास्ट पेपर कब है? 28 को? Yes, ma'am. 28. 28 को क्या है? सैटरडे? तो संडे? संडे है शायद। 27 को होगा तुम लोगों का लास्ट। 27 का सैटरडे है। और तुम लोग पेपर दे के कितने बजे आ जाओगे 27 को? बताओगे एक बार मेरे को, बता देना। एक्स्ट्रा मैम क्लास 1 बजे तक आ जाएंगे। 1 बजे तक? ठीक है, तो उस दिन मैं आप लोगों की लगाऊंगी 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है? 3 से 5 है जो भी है, सबको बता रही हूँ यहाँ पे मैं। उससे पहले नहीं लगाऊंगी क्योंकि पेपर लग रहे हैं, तुम्हारे पेपर भी खत्म हो जाए तो उस दिन किसी की भी नहीं लगेगी क्लास, सिर्फ मैं लगाऊंगी 2 घंटे की क्लास, क्योंकि ये संडे को मैं लगा ही नहीं पाई थी। चलो, आपको बताना है डायामैग्नेटिक कौन होंगे? पीएनसी डायामैग्नेटिक होंगे क्या? ये क्या है? Mn+3 D4 है। ANC. इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं होगा तो ए तो नहीं है। ये देखो कोबाल्ट+3 तो तुम्हारा फेमस है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी, तो बी तो है ही है। देखो सी में देखो Fe+2D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पे भी पेयरिंग हो हो जाएगी। जाएगी। ये वाला केस देखो, ये याद है कल मैंने बताया था, ये वाले केस में पेयरिंग नहीं होती है, तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने लिखवाया था। तो यहाँ पे पेयरिंग मत करा देना कोबाल्ट+3 में, इस तरीके से अरेंजमेंट होगी। 1 2 3 4 5 6 तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होने वाला है? ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। ये भी 2025 का सवाल है। ये वाला क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे। स्क्रीन गई शायद, विजिबल है। हाँ, पता नहीं क्या हो जाता है बीच में, रुको दोबारा शेयर करती हूँ। चलो, आपको वेवलेंथ का बताना, तो एनर्जी का ऑर्डर जो लगाओगे आप स्प्लिटिंग एनर्जी का, उससे उल्टा हो जाएगा वेवलेंथ का। अभी करवाया मैंने ये सवाल। यस हरमीत जी, स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? ABCD बताओ मेरे को, स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? ABCD। मैम। मनप्रीत, अंशिका, किसकी ज्यादा होगी? आकाश, आंचल, ना पढ़ो, सुहानी, कृपा, नवदीप, नवजोत, प्रतीक, रविंदर। अरे भाई बताओ, स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? हाय राम, कौन बताने वाला है? एक ही स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी? चाटा लगा लो एक मुंह पे अपना। वेवलेंथ। वेवलेंथ एक ही ज्यादा होगी, क्यों होगी ज्यादा? मैम आपने अभी कराया था। मैंने तो पता नहीं क्या क्या करा रखा है, तुम लोग गूगल से चेक कर लो, गूगल ही पेपर दे के जाएगा तुम लोगों का जेई में। जब निकलोगे ना जेई एग्जामिनेशन हॉल से, पता लगेगा, जब 20-20 10-10 परसेंटाइल मिलेंगे तुम लोगों को, यही हाल रहा। तो एक बार बताओ, सब में कोबाल्ट+3 में है और सेंट्रल मेटल सेम है, तो किस बेसिस पे एक्सप्लेन करोगे तुम स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर सौम्या? मैम ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है सबकी, कोबाल्ट+3 में है। मैम स्ट्रेंथ के बेस स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड. वेरी गुड। तो ये 2 लड़कियों को कैसे आ रहा है? वो क्या अलग पढ़ रहे हैं कि कहीं से मेहनत कर रहे हैं वो, तभी उनका आंसर आता है क्लास में, और तुम लोग बस क्लास में आ जाते हो उठ के। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी है? साइनाइड की है, तो इसकी स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगी। फिर उसके बाद 6 अमोनिया है, बी की। अभी करवाया है सेम क्वेश्चन, फिर भी तुम नहीं कर रहे हो। तुम्हारे पेरेंट्स को तो मैं कॉल करूंगी।
यहाँ पे 5 अमोनिया Cl है, यहाँ पे 5 अमोनिया और वाटर है, तो A आ जाएगा बिकॉज वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग फ्यू लिगेंड देन क्लोरीन। फिर लास्ट में D, तो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, D A B C, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिकॉज ये अभी बताया मैं। मैम ऑप्शन डी से ना डायरेक्ट ही आंसर आ रहा था, इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं। हाँ, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हो, बट वो तभी आएगा जब समझ तो आए सवाल। हेडिंग डालो अब, कलर इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। अब हम यहाँ पे कलर भी देखने वाले हैं, तो ये एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, जो ये लाइंस लिखी हुई है, तुम्हें ये फोटो नहीं बनानी है, फोटो तो सिर्फ स्लाइड को अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने चिपकाई हुई है और कुछ भी नहीं है। तुम्हें यहाँ देखना है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो कलर है वो किस तरीके से आ रहा है। याद करो, वीबीटी हमें कलर के बारे में नहीं बताते, बट सीएफटी बताती है। तुमने देखा होगा लैब में जो कॉपर सल्फेट के तुम जो क्रिस्टल्स देखते हो वो ब्लू कलर के होते हैं, देखा होगा तुम लोगों ने। यस लेकिन जैसे ही तुम उसको गर्म कर दोगे तो भाई साहब वो कलरलेस हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो तुम कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का देख रहे हो उसमें क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और वाटर बिहेव एज अ लिगेंड। और अगर लिगेंड आएगा तो क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग होगी तो ट्रांजिशन होगी, और ट्रांजिशन होगा मतलब इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से जब हायर स्टेट में जाएगा और वापिस आएगा तो कलर शो करेगा विजिबल रीजन में। लेकिन अगर तुम गर्म कर दोगे तो वाटर तो गया, अब लिगेंड ही नहीं है, तो अगर लिगेंड नहीं है तो स्प्लिटिंग होगी क्या, स्प्लिटिंग नहीं होगी तो फिर कलर भी नहीं आएगा। इसीलिए ये रीजन होता है तुम्हारा जो एनहाइड्रस मतलब जिसमें पानी नहीं है वो वाला कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर होगा, बट जहाँ पे आपका वाटर है वो ब्लू कलर का होता है। दूसरा ये लिख लो सिर्फ, रूबी क्या होता है, ये तुम लोगों को वैसे आएगा नहीं ये पेपर में रूबी वाला, बट एनसीईआरटी में है तो मैं तुम्हें बता दे रही हूँ इसलिए। रूबी इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो आप रूबी सुना होगा तुम लोगों ने, ये यहाँ पे मैंने फोटो भी लगाई हुई है, ठीक है। तो रूबी बेसिकली एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है जिसमें 0.5 to 1% क्या होता है, क्रोमियम के आयंस होते हैं, विच आर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पोजिशन नॉर्मली ऑक्यूपाइड बाय एल्यूमिनियम 3+। मतलब जो एल्यूमिनियम 3+ ऑक्यूपाइड करते हैं पोजीशन, उसमें वहां पे जो है 0.5 to 1% क्रोमियम 3+ के आयंस होते हैं। और आपको पता है रूबी क्या होती है, कलर्ड होती है, आपने देखी भी होगी, पिंक कलर की है ना, और भी कलर की। एक होता है एमरल्ड, एमरल्ड की ज्वेलरी तुमने सुनी होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रोमियम +3 आयंस जो होते हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं। बस तुम्हें ये याद रखना है, ऑक्टाहेड्रल साइड्स इन द मिनरल, ये तुम्हें बिल्कुल याद नहीं रखने, बस तुम्हें याद रखना है रूबी में कौन होते हैं, क्रोमियम +3 आयंस होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, एमरल्ड में भी क्रोमियम +3 आयंस होता है। तो उसमें D3 होता है, T2G में होगा ना D3, तो स्प्लिटिंग होगी तो क्या होगा, ट्रांजिशन होगी तो कलर वो शो करेंगे। बस ये आप लोगों को थोड़ा हल्का फुल्का जो है यहाँ पे ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद बेटा जो कॉम्प्लेक्सेस में कलर आते हैं वो किस वजह से आते हैं, मैंने तुम्हें वैसे सिखाया था, एक तो डीडी ट्रांजिशन की वजह से और चार्ज ट्रांसफर। अब चार्ज ट्रांसफर में 3 टाइप के होते हैं, LMCT, MLCT और MMCT। तुम्हें कौन सा पढ़ना है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर पढ़ना है। याद करो मैंने तुम लोगों को ये उसमें बताया था DNF फ्लो, ये होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। जो इंपॉर्टेंट है देखो मैं वही करवाऊंगी, जो मुझे लग रहा है नहीं आना तो वो मैं क्यों ही तुम्हें करना, वैसे भी तुम यही कर लो बहुत है। ये होता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, और ये होता है मेटल टू मेटल चार्ज। ठीक है, लेकिन अपने को क्या पढ़ना है, जो तुम्हारे काम का आएगा पेपर में, ये और ये, बस ये पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। आइए सबसे पहले मैं बात करूंगी बेटा डीडी ट्रांजिशन की। तो डीडी ट्रांजिशन में क्या होगा, मतलब डी ऑर्बिटल से ही डी में क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स है। अब आपको पता है यहाँ पे जो टाइटेनियम +3 में आपको दिख रहा है, और टाइटेनियम +3 होता है D1 में। तो अब लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होने वाली है, स्प्लिटिंग होगी, EG और T2G में बोलो। यस मैम। अब डी में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर लाइट की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा,
वापस आएगा, रेडिएशन एमिट करेगा विजिबल रीजन में, तो क्या करेगा, कलर शो करेगा। तो ये किस टाइप की ट्रांजिशन है, डी से डी में हो रही है ना, डी से डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन हो रही है, तो ये डी ट्रांजिशन बोलते हैं, डी ट्रांजिशन इसको बोलते हैं। ठीक है, और जो बेटा इसका जो कलर होता है वो वायलेट कलर होता है, इस जो कॉम्प्लेक्स का कलर होता है वायलेट कलर होता है। तो मतलब अब इसने जो जिस कलर की लाइट एब्जॉर्ब की होगी वो येलो कलर की होगी। मैंने तुम्हें बताया था एब्जॉर्ब कलर और कॉम्प्लीमेंट्री कलर, सर्कल बताया। यस मैम। विबग्योर लिखती थी मैं, याद करो, इंडिगो नहीं लिखते हम यहाँ पे, सर्कुलर व्हील बोलते हैं इसको। तो अगर मान लो येलो कलर एब्जॉर्ब कर रहा है कोई, तो भाई साहब वॉयलेट कलर का दिखेगा वो। अगर ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर दिखेगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है, जो एब्जॉर्ब करेगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो शो करेगा, दिखाई देगा। और अगर आपके पास रेड ग्रीन कलर दिखा रहा है तो मतलब, या मैं बोलूं ग्रीन कलर एब्जॉर्ब किया है तो रेड कलर दिखाएगा, ऐसे तुम उल्टा भी बोल सकते हो। तो वॉयलेट, येलो, ऑरेंज, ब्लू, रेड और ग्रीन। तो अगर इसने येलो कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है तो कौन से कलर का दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये वॉयलेट दिख रहा है। Yes. और तुम्हें विबग्योर भी ये ध्यान रखना है, वॉयलेट से वायलेट से जब तुम रेड की तरफ जाते हो तो वेवलेंथ क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखो एक बार, इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखो। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, मान लो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से देखना, और ये है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पेपर में दो चीजें मिल सकती है, क्या, लैम्डा एब्जॉर्ब और आपका ट्रांसमिटिंग कलर, मतलब जो कलर उसने, अरे नहीं बेटा, जो कलर एब्जॉर्ब किया है और जो कलर वो ट्रांसमिट करेगा, ये आपको दोनों में से कोई एक मिल सकता है। ठीक है, अब मैं आपको तो नहीं पता कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया है ना, ये तो आपको याद भी नहीं रखना है, तो मैं बता देती हूँ, ये ऑरेंज कलर करता है, ये ब्लू कलर करेगा और ये वायलेट। ध्यान से देखो, अगर ये एब्जॉर्ब ये कर रहा है तो ऑरेंज के सामने कौन सा दिखाई देगा, फिर ट्रांसमिट कौन सा कलर दिखाएगा, ये ट्रांसमिट करेगा ब्लू, और ये ग्रीन और ये येलो। तो अगर देखो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको लैम्डा एब्जॉर्ब दे रखा होगा और तुमसे पूछेंगे भाई साहब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर बता दो, तो कैसे बताओगे। आपको पता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एब्जॉर्ब, तो मतलब जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसने लोअर लाइट वाली वेवलेंथ को क्या किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा। और यहाँ पे सबसे कम लैम्डा किसकी है, यहाँ पे चेक करो ना, विबग्योर से चेक करो, वॉयलेट की सबसे कम है, तो स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा इसकी होगी। अगर मैं एबीसी लिख दूं, ध्यान से देखो, मैम ब्लू के ऑल्टरनेट में वो ऑरेंज नहीं दिखाएगा, आपने ग्रीन लिखा है। अरे हाँ, यहाँ पे ऑरेंज लिख दो। ठीक है, दिख रहा है, समझो मैं क्या बोल रही हूँ, जितनी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी उसके कम लोअर वेवलेंथ वाली लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा। तो लोअर वेवलेंथ वाली लाइट कौन सी है बताओ भाई, वॉयलेट ही तो है, वायलेट। और इसके करस्पॉन्डिंग मतलब इसकी स्प्लिटिंग ज्यादा भी है, और ये हमें वैसे भी पता है। उसके बाद ब्लू वाला यानी कि बी वाला हो जाएगा, और फिर ऑरेंज वाला यानी कि ए वाला। यस और नो? यस यस मैम। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, यानी कि लैम्डा एब्जॉर्ब का ऑर्डर क्या है, ए बी सी। बोलो क्या कहते हो। यस। तो अगर तुम्हें लैम्डा एब्जॉर्ब दे रखा होगा तो तुम बता सकते हो ना किसकी स्प्लिटिंग ज्यादा है या कम है। और अगर मान लो तुम्हें ट्रांसमिटिंग कलर दे रखा है तो तुम्हें उसको कैसे कंसिडर करना है कि वही वाली रेडिएशन क्या है, वही वाली लाइट क्या है, एब्जॉर्ब की है। क्या बोल दिया मैंने, कंफ्यूज मत होना। लैम्डा एब्जॉर्ब दे रखा हो तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर तुम्हें ट्रांसमिट वाला मतलब ये दिखा दिया कि भाई साहब ये वाला कलर क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, मतलब ये वाला कलर दिखा रहा है, तो तुम उसको कैसे कंसिडर करोगे कि वही वाला क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस को?
यस मैम। उसके बाद LMCT मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। LMCT क्या था? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर था, याद करो। यस मैम। ये कब होती है LMCT? लिगेंड टू मेटल मतलब लिगेंड शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच, लिगेंड के पास भाई साहब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए, और मेटल के पास क्या होनी चाहिए? खाली d ऑर्बिटल होनी चाहिए। मेटल हैव वैकेंट d ऑर्बिटल, या फिर यू कैन से और हायर पॉजिटिव चार्ज, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा मतलब उतनी इलेक्ट्रॉन की कमी है मेटल के पास। जैसे एग्जांपल याद करो, KMnO4 LMCT की वजह से आता है इसमें पर्पल कलर। K2 ये K2Cr2O7 याद करो, ऑरेंज कलर LMCT की वजह से। K2CrO4 LMCT की वजह से कलर आता है। यहाँ पे मैग्नीज +7 में होता है, क्रोमियम +6 में। कलर किसकी वजह से आते हैं इसमें? कलर इज ड्यू टू LMCT, याद रहेगा। यस। Yes, madam. पढ़ा K2CrO4 में डार्क ग्रीन कलर होता है ना? वो होता है K2MnO4 में। ये येलो होता है, ये ऑरेंज होता है, और ये आपका डार्क पर्पल होता है। पोटेशियम परमैग्नेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम। ये देखो, ये एनसीईआरटी ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है, इसको मैं कल बताऊंगी, जल्दी जल्दी में मैं नहीं बताना चाहती। लिगेंड का क्या इफेक्ट पड़ता है कलर पे, पढ़ के चेक देखना कि क्या समझ में आया, अपने आप से एनालाइज करना इसको पढ़ के क्या समझ में आया। 2000 कभी नहीं आया इससे जेई में सवाल, 2025 में बनाया है, और आगे भी चांसेस हैं कि 2026 में इससे सवाल बनने लग जाएंगे। और बच्चा ये पढ़ के नहीं जाता, कहता है अरे क्या दिमाग का है ये, और यहीं से बिल्कुल यू का यू उसने ये दे दिया था, बस यहाँ पे ए लिख दिया था, ये बी लिख दिया था, सी लिख दिया था, डी, और आपसे पूछा था बताओ भाई कलर क्या होगा। ऐसा सवाल आया था। अब तुम समझना कि इसका मतलब क्या है, क्या समझ में आ रहा है। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बता के खत्म करवा के, और तुम्हारा मैं क्या स्टार्ट कर दूंगी बेटा, कल है ना क्लास? हाँ, कल स्टार्ट कर दूंगी, फिर मैं आइसोमेरिज्म स्टार्ट करूंगी। आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो बच्चों को मैं पहले ही बता रही हूँ डिफिकल्ट लगता है। अगर तुमने क्लास में नहीं सुना, देख लेना यूट्यूब वीडियो हजारों, नहीं समझ में आएगा। इसलिए क्लास में आ जाना और क्लास में अटेंटिव रहना, तभी पल्ले पड़ेगा आइसोमेरिज्म। नहीं तो बच्चे मेरे को हर साल बोलते हैं मैम आइसोमेरिज्म बड़ा डिफिकल्ट है, हम तो नहीं करेंगे, और वो एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बोल रही हूँ एक क्वेश्चन बीबीटी से आएगा, तो एक क्वेश्चन पूरे चांसेस रहते हैं कि वो आइसोमेरिज्म से भी पूछेगा। ठीक है, तो सारे बच्चे कल क्लास में प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि बेटा सिलेबस तो टीचर को कराना ही है। अब मैं ज्यादा